Fine. Let me share my screen first. कल का टाइम मिला 12 से 1 का, ठीक है। स्क्रीन आप लोगों को मेरी शेयर नजर आ रही है जी? यस सर, आ रही है। चलें, गुड, थैंक यू। अच्छा, कोर्स कंटेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ टॉपिक शायद एज सच ऑफिशियली या एज सच फॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, और कुछ टॉपिक तो काफ़ी सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एनीवे, हम इनकी तरफ अब आते हैं, और विद इन दिस वीक इंशाल्लाह या मे बी विद इन द नेक्स्ट वीक तक हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम थोड़ा सा रिवीजन की तरफ भी आएंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी डिस्कस एंड लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्यों लिखने पड़ते हैं, या क्यों कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरफ जाना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों ने कंप्यूटर से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई काम ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं। सिस्टम कैन अंडरस्टैंड जस्ट द बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0-1 का फॉर्मेट है, सिर्फ वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, हमारी लोकल लैंग्वेजेस एंड सो एंड सो फोर्थ। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हमारे पास क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड कर सकता है दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है दैट इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब 0-1 वाली फॉर्मेट। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब हमारी लाइव क्लासेस थी, तब आप लोगों को याद होगा मैंने बोर्ड के ऊपर एक सीक्वेंस लिखा था बाइनरी नंबर्स का, जिसमें हम लोगों ने लिखा था आई एम गोइंग टू स्कूल। तो वो यू रिमेंबर कि वो काफ़ी लंबी एक सीरीज, एक सीक्वेंस बना होगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है सिर्फ सिस्टम। तो इनके दरमियान के लिए जो हमारे पास जो लैंग्वेज बचती है वो मिड लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पर्पस भी यही है कि हम मिड लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से कुछ कोड लिखते हैं। अच्छा, उन कोड्स को, अच्छा वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन बीइंग उनको रीड और राइट कर सकता है। इन लैंग्वेजेस को फिर हम लोगों ने डेफिनेटली सिस्टम तो अभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, तो इस लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। मैं वही बता रहा हूँ, फॉर्मली तो हम लोगों ने शायद ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया, बट समहाउ किसी न किसी वे से, किसी न किसी एंगल से हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं। यू रिमेंबर मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की होगी, किसी को अगर प्लीज याद हो कि अगर हम लोगों ने किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अगर हम उस कंपनी का सॉफ्टवेयर एज इट इज उसको उठा के दे देते हैं विद देयर कोड, विद द कंप्लीट फाइल्स, तो वो तो सेम एज इट इज वो कोड तो किसी और को भी दे देगा, और किसी को भी दे देगा, और वो लोग सेम वही कंपनी जो ऑलरेडी जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया है, फिर बाकी कंपनी तो आपसे सॉफ्टवेयर नहीं बनवाएंगी, वो किसी और वही कोड वाला वो कंप्लीट पैकेज या कोड है वो यूज करके अपने पास वो यूज करती रहेंगी सॉफ्टवेयर। तो इसका हल क्या था, किसी को याद है? हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्लीज एनीवन प्लीज। सर, इसमें आपने बताया था कि कोई वो एक फाइल होती है, वो अपने पास हम रखते हैं सेव करके, और वो कुछ पार्ट उसको देते हैं। अब्रार आप बताएं एग्जैक्टली। जरा प्लीज जल्दी से। देखो मैं साथ साथ मार्क्स भी नोट डाउन जरा करता जाऊँ ना जी। यस सर, आप मुझे नॉमिनेट किया। जी जी सर, क्वेश्चन क्या था आपका? मैं भी आया। चले, अब प्लीज टेंटली मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हम लोगों ने कहा था अगर एक कंपनी से मैं सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ, मैं उसको पे कर दिया, उस कंपनी ने मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, तो हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर, अगर किसी और को वैसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो मेरी कंपनी के पास नहीं आएगा ना, वो तो जिसने ऑलरेडी बनवाया उसके पास जाएगा, और उसे कहेगा यार तूने फॉर एग्जाम्पल 100,000 में ये बनवाया, तो तुम मुझसे ऐसा करो 100,000 सॉरी 10,000 मुझसे भी ले लो, और ये सॉफ्टवेयर मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो। तो इस तरह तो कंपनीज का तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। यस सर, आपने हमें इस तरह बताया था कि अगर कंपनी हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दी और तो सर कौन बेसिकली सी उस फाइल है कंपनी भाई, का डिटेल में ना जाए, मुझे आंसर करें इसका सर आंसर मैं आपको किस सेंस में करूं? कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। कंपनी ने तो मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना ही देना है ना जी, तो वो कंपनी मुझे कोडिंग देगी क्या, कौन सी फाइल देगी जिससे उनका कोड भी महफूज रहे और मेरे पास सॉफ्टवेयर भी रन होता है। सर वो आपको EXE फाइल देगी। गुड, शाबाश। एक सेकंड में नाम नोट कर लूं उनका। ठीक, सर इसका ना असल में जो सोर्स कोड होता है ना, वो कंपनी शेयर नहीं करती है। एक्सीलेंट वो एक्सीलेंट। सिर्फ वहाँ पे जो है ना, जो उनके यूजर होते हैं यस ना, उनके वहाँ पे वो सिर्फ वो प्लॉट कर देती है प्रॉपर वो सारा प्रोग्राम वगैरह, लेकिन उसका सोर्स कोड होता है ना वो अपने पास रखती है। तो एक्सीलेंट, हाँ मैं मतलब अभी इन्हीं फाइल्स जो की तरफ, हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट।
सो मैं भी बता रहा हूँ, सम हम लोगों ने किसी न किसी पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिस्कस की हुई थी। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको हम एक्जी फाइल कहते हैं, ये एक ऐसी फाइल है जो कि आपके तमाम तर कोड का इमेज जो है उसकी एक ब्लूप्रिंट, उसकी कॉपी अपने पास बनाती है और उस कोड को एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना देती है। ठीक है, ये फाइल हम क्लाइंट को देते हैं और ये फाइल वो सिंपली क्लिक करते हैं, रन करते हैं और उसका कोड रन हो रहा होता है। बट इस फाइल के अंदर रीड राइट के ऑप्शन में या किसी तरीके से इस फाइल के अंदर, इस फाइल के बैकएंड के ऊपर ये एक्जी फाइल किस फाइल की बेसिस पे बनी थी वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकती, और ना ही वो फाइल उनको एक्सेस होती है, ना ही उनको कोड। सर ये इसी फाइल में सर सोर्स कोड नहीं होता उसका, जी, ये एक फिर फाइल हमारे सर पास सिंपल दूसरी आपकी टाइप की फाइल होती है डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज फाइल। अच्छा, ये लाइब्रेरीज फाइल, ये डायनामिक लिंक फाइल्स भी इसको बोलते हैं, डीएलएल फाइल्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये फाइल्स कब यूज होती है? ये फाइल्स हमारे पास तब यूज होती है जब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा, आप लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं? अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं अभी या नहीं पढ़ रहे? सर उसकी आज लास्ट क्लास है, अच्छा दो ठीक, रहती। मतलब ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ जी, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमने देखा होगा, आप जब खुद प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग उसमें लिखते हैं, इंटीजर डिक्लेयर करवाते हैं, सी आउट लिखते हैं, सी इन लिखते हैं, डिफरेंट इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अब आपने सी आउट, सी इन, ये जो वर्ड है आई एन टी, इंट, फ्लोट, डबल, ये वर्ड, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने खुद कहीं डिफाइंड नहीं की। इसका मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफाइंड हैं। आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, डबल एंकर साइन यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफाइंड होती हैं। तो जो जहाँ डिफाइंड होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स मीन्स जब भी हम अपना कोड स्टार्ट करने लगते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, आप ऊपर कुछ हेडर फाइल्स ऐड करते हैं अपने कोड के टॉप पे। ठीक है, उन टॉप पे हेडर फाइल्स ऐड करने का रीज़न या मेन कंसर्न हमारे पास एक्चुअली यही होता है, उन फाइल्स के अंदर आपके पास पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी होती है। सी इन का मतलब क्या है, सी आउट का मतलब क्या है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, वट एवर यू आर डूइंग, तो उसका पर्पज या उसका मीनिंग्स क्या है। तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि सिस्टम को पता चले, जब वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना टर्न करने लगेगा ना, तो वो कहेगा चाहिए आई एन टी क्या है, सी एन क्या है, सी आउट क्या है। तो उनको तमाम तर चीज़ों की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी जी? लाइब्रेरी फाइल से। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स और ऑलरेडी हमारे पास बनी बनाई आती हैं। इन लाइब्रेरी फाइल में से अगर हमने कोई फंक्शन यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसका टॉप पे एक रेफरेंस देते हैं, या टॉप पे रेफरेंस से मुराद हम लिख देते होते हैं कि अगर तुम्हें मेरे इस कोड में किसी चीज़ का मतलब तुम्हें ना पता चले तो तुम्हें लाइब्रेरी फाइल से ढूंढ लेना। देन हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन फाइल है। इनिशियलाइजेशन फाइल एक्चुअली हमारे पास किसी भी कोड को स्टार्ट करने के लिए, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करने के लिए, उसको इनिशियलाइज करने के लिए वो यूज़ होती है। मैं जिसकी एग्जांपल एक आपके साथ कोड करूँगा, जब हम सिस्टम का, डेस्कटॉप का टर्न इन का बटन प्रेस करते हैं तो वो हमें कुछ प्रोसेस के थ्रू पास ऑन करके हमें लेकर आता है, डेस्कटॉप तक लेकर आता है। मतलब हमारे सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहा होता है, हमारी किसी मशीन को इनिशियलाइज कर रहा होता है, किसी रोबोट को इनिशियलाइज कर रहा होता है। तो इनिशियलाइजेशन फाइल के अंदर आपके तमाम तरह वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फलां मशीन के लिए इतनी वोल्टेज हो, फलां वेरिएबल्स में वैल्यू सेट हो चुकी हो, फलां इनपुट वाली मशीन लगी हो, आउटपुट वाली मशीन लगी हो, फलां रोबोटिक आर्म उसका ऑन हो, फलां फलां चीज़ें, मतलब जितने पैरामीटर्स चेक करने होते हैं अपनी फाइल के लिए, वो तमाम चीज़ें हमारे पास इनिशियलाइजेशन फाइल होती हैं। अच्छा शुएब सुल्तान साहब, आप ज़रा मुझे बताएं इनिशियलाइजेशन फाइल क्या होती है? शुएब सुल्तान। यस सर। हरिया। सर इनिशियलाइजेशन फाइल जो है सर, उसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं पहले लाइब्रेरी वगैरह, उसके बाद जो है ना सर, हम कोई भी वेरिएबल वगैरह सर उसे हम जिस तरह जो C++ में हम सर उसे कोई भी वैल्यू असाइन वगैरह कर देते हैं, इस तरह जो है ना सर इनिशियलाइजेशन होती है सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा ये एक सेकंड में ज़रा लॉक कर लूँ मीटिंग। ये जो हमजा है जी, सर ये जैसे CSS फाइल होती है हमारी उसमें वेब डिजाइनिंग में, उसी तरह वैसे जी इनिशियलाइजेशन फाइल्स एग्जैक्टली, होती हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा मुझे अरसलान ये बताइए, हमजा कौन है जी? हमारी क्लास का ही है या कोई और है या किसी ने? सर हमारी क्लास में 2 हमजा हैं, एक हमजा उमर है और एक हमजा जावेद है। अच्छा ये जो 009 सम करके जो, अच्छा खैर उसको मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, रिकॉर्डिंग में भी आ गया, चलिए मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, एनीवे अच्छा गुड हो गया जी, हमारे पास इनिशियलाइजेशन फाइल हो गई, और एट द एंड हमारे पास लास्ट आ गई हेल्प फाइल। हम एम एस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका, उस सिस्टम का जो कंप्लीट मैनुअल है वो हेल्प फाइल में हमारे पास पड़ा होता है। सिस्टम को मैंने कैसे यूज़ करना है, इस सिस्टम के हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस सिस्टम के साथ कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड इन द हेल्प फाइल।
ये .HLP के नाम से हमारे पास सिस्टम में अटैच होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड जब हम अपने किसी भी क्लाइंट को कोई चीज़ देते हैं उसको हम कौन कौन सी फाइल देते हैं जी, एक पूरा पैकेज बना के देते हैं जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल होती है, इनिशियलाइजेशन फाइल होती है और हेल्प फाइल होती है। वन थिंग। सेकेंडली आगे हम जाके ये भी देखेंगे ये तमाम फाइलें इकट्ठी आपस में मिलकर हम इनको ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। खैर एनीवे ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, बैच फाइल क्या होता है? बैच फाइल में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। मैं अगर आपको ये बताऊं, वापडा के अंदर सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं हूं, अरसलान है, मरियम है, अली है, बाबर है, हमजा है, जैन है, सना है, इन सब लोगों की एक रीडिंग नोट की गई। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग नोट की गई। अब जब रीडिंग नोट की गई तो वापडा के पास इन सब लोगों का एक अलग अलग अकाउंट मेंटेन्ड होगा, क्योंकि सब लोगों के अकाउंट के मतलब ये कि हमें देखना होगा कि इनके कोई बकाया जात कितनी है, प्रीवियस इनकी पेंडिंग अमाउंट्स कितनी है, कितना बिल हम लोगों ने भेजना है। तो ये तमाम तर फाइलें हम लोगों ने एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। तो जब इनकी रीडिंग्स आ जाती हैं तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी सेक्टर ए के तमाम लोगों के बिल प्रिंट कर दें फॉर एग्जांपल, तो उस सेक्टर ए में तमाम लोगों के बिल प्रिंट करने का पर्पज ये है या उसका मीनिंग ये है कि तमाम लोगों का फाइल अलग अलग पड़ी हुई है। तो बैच फाइल से मुराद ये होती है कि उन तमाम लोगों का हम एक बैच बना देते हैं। अब जरा इस प्लीज पॉइंट को जरा केयरफुली सुनिएगा। बैच से मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी प्रिंटिंग वाली मशीन चलेगी, रात पूरी लगा के ये सेक्टर ए के बिल प्रिंट करेगी, फिर वो मशीन प्रिंटिंग का काम आधा कर देगी क्योंकि दिन के वक्त हमारे और भी ऑफिस के काम होने होते हैं, और जैसे ही ऑफ टाइम होगा 5 बजे के बाद दोबारा ये प्रिंटिंग वाली मशीन, पहले फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 100 बिल प्रिंट कर रही थी तो अब वो क्या करना शुरू कर देगी, 200 बिल प्रिंट करना शुरू कर देगी। तो बैच फाइल से मुराद ये कि जो बड़े काम है, जो बार बार सेम रिपीटेड काम हम लोगों ने करवाने हो, वो हम लोग टास्क इसमें रख लेते होते हैं बैच फाइल के अंदर। मैं जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपको बताइए, बिल प्रिंटिंग है, ठीक है। बिल प्रिंटिंग कोई एक दफा पे तो काम साइन नहीं हो जाता होगा, या लोगों की सैलरीज ट्रांसफर करनी होती हैं, बिल प्रिंटिंग, इस तरह के जो बड़े काम है वो बैच फाइल्स में रखे जाते होते हैं। अच्छा जी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमारी डिस्कशन भी इस पे हो चुकी है। थोड़ा सा देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स के बारे में। कोई जल्दी से मुझे बताएगा? एक सेकंड, बल्कि मैं खुद पूछ लेता हूँ प्लीज मुझे। वलीद भट्ट सर जरा बताते हैं ये कंपाइलर आपके माइंड में क्या चीज आती है, क्या होगा ये? अच्छा चलें, वलीद भट्ट साहब को तो मैं आंसर करूं? नहीं, मैं वलीद भट्ट साहब को पहले ऑप्शन मार्क कर लूं जी। अच्छा शाइस्ता, आप बताएं। सर कोई ऐसी चीज जो हमारे सारे कोड को एक साथ देगी और उसमें जो एरर्स वगैरह होंगे उसको सॉर्ट आउट, उसको सही करके फिर हमें बताएगी जो आपके कोड में सारे इश्यूज हैं। शाइस्ता बहुत अच्छी ट्राई की है, लेकिन कंपाइलर हमारा कोड ठीक तो नहीं करता, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करके देता है कि कहाँ पे वो हैं एरर्स वगैरह हैं। तो थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर सकते हो इस डेफिनेशंस को? सर जो हम लाइन ऑफ कोड देते हैं उसमें वो बस उसको दिखा देता है, रेड लाइन से शो कर देता है आपके कोड में ये इशू बस है, कंपाइलर का ताकि ये वो काम हमारे होता है? लिए। यस मैम, यस सर। अच्छा गुड गुड। चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। ऐसा नहीं होता, कंपाइलर एक्चुअली करता है क्या? मैंने कहा जी मैंने एक मिड लेवल लैंग्वेज जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं उसके अंदर मैंने कोड लिखा। अब मशीन जो मेरा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ सकता है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है। तो मैं अब अपने कोड को बाइनरी लैंग्वेज में तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव टू डू, जी अब्दुल वहाब आप बता दें प्लीज। सर कंपाइलर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को ना लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये जो पूरा कोड होता है ना एज अ होल, उसको तो वो करता उसको है, वो प्रोसेस बाइनरी में करता कन्वर्ट कर देगा। मेरे पास जितने है। सी इन, सी आउट, इंटीजर, डबल, फ्लोट, ब्रैकेट, कॉलम, डॉट, फ्लांट, इनका जो कुछ हम लोगों ने लगाया हुआ है वो उसको पकड़ेगा और कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइनरी लैंग्वेज। थैंक यू फॉर योर हैंड रेजिंग जी, जिन्होंने कहा किया हैंड रेज। मैं नेक्स्ट सर से कर ली, बताता हूँ। मोहम्मद सलमान को इन कर दे, मीटिंग में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा मैं एक सेकेंड जी उसे कहें ज़रा जल्दी से इन हो जाए। सर ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला काम इंटरप्रेटर का नहीं होगा? जी नहीं नहीं, मैं बता दूं। अच्छा वो आ गया जी जिसने ज्वाइन करा, हाँ 41 हो गए, ठीक है। मैं इसको लॉग, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम काम करते हैं जी। कंपाइलर सिर्फ ये काम करेगा कि आपके पूरे कोड को फुल फ्लेज पकड़ेगा, लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज,
ठीक है, 0 1 या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं, फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कंपाइलर, और कंपाइलर बड़ा मुश्किल होता है बनाना जी, एक फुल फ्लेज एक काम है इसके ऊपर। कंपाइलर के नाम के सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमारी डिग्रीज के अंदर। तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को पकड़ेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बट इंटरप्रेटर क्या करे, इंटरप्रेटर आपकी एक लाइन को पकड़ता है, रीड करता है और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मीन्स both are doing the same task, but the compiler is converting the whole task in a single turn, but the interpreter is converting your task or your code line by line, word by one. सर कन्वर्टर भी, कंपाइलर भी तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता कोड को? जी गुड क्वेश्चन। मैं देखो सुने, कंपाइलर तमाम लाइन को टॉप से लेकर बॉटम तक लाइन बाय लाइन, लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ेगा, बट सिंगल गो में इस पूरे कोड का वो मशीन कोड जनरेट कर देगा। इंटरप्रेटर की तरफ आते हैं, इंटरप्रेटर भी टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ेगा, एक लाइन एक करेक्टर पढ़ेगा लेकिन वो मशीन कोड जो है वो इस पूरी फाइल का जनरेट नहीं करता, वो लाइन का जनरेट करता है, फिर अगली लाइन का जनरेट करता है, फिर अगली लाइन का जनरेट करता है। क्लियर है प्लीज? सर ये इंटरप्रेटर एफिशिएंट होगा ना? सर इसका मतलब इंटरप्रेटर स्लो हो जाएगा? अच्छा मैं थोड़ा बताऊँ, इंटरप्रेटर डेफिनेटली स्लो होता है और इंटरप्रेटर इतना एफिशिएंट भी नहीं होता। जब हमारे पास कंपाइलर इतने एफिशिएंट नहीं थे या कंपाइलर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब हम लोग इंटरप्रेटर यूज करते थे। जब हम लोगों ने कंपाइलर्स बनाने शुरू कर दिए, कंपाइलर्स के अंदर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज में पहुंच गए, देन हम लोगों ने इंटरप्रेटर की बजाय अब कंपाइलर यूज करना शुरू कर दिया। जिस तरह आप लोगों ने मेरे ख्याल से अब कौन सा कंपाइलर यूज कर लें, बोरलैंड यूज कर रहे हैं या फिर इक्लिप्स का कोई कंपाइलर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सो दीज आर द कंपाइलर एक्चुअली। सर इंटरप्रेटर की एक एग्जांपल बता दें। इंटरप्रेटर भी बहुत टाइम पहले यूज होते थे, मैं आपको बताता हूँ। तब हमारे पास लो एफिशिएंट या कम कैपेसिटी के सिस्टम या कंप्यूटर होते थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो मेरे मिलियन ऑफ कोड्स को एकदम मशीन, मिलियन ऑफ कोड अगर मैंने लिखा है तो उसका जो बाइनरी कोड है वो उससे भी बड़ा बनेगा, ठीक है। उस कोड को एकदम या सिंगल टर्न में वो मशीन पे एग्जीक्यूट करे, मेरे मशीन के अंदर, मेरे सिस्टम्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती थी। तो पहले हमारे पास क्या होता था, जब हमारे पास कोबोल और पास्कल नाम की लैंग्वेजेस होती थी, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता था, तब कंपाइलर तो थे नहीं, बहुत लाइट वेट मशीन होती थी। लाइट वेट मशीन मुराद ये कि वो मिलियंस ऑफ लाइंस को एकदम एक सिंगल टर्न में डील नहीं कर सकती थी। तब हमारे पास इंटरप्रेटर यूज होते थे। वो क्या करते थे, लाइन बाई लाइन पकड़ते थे कोड को, कन्वर्ट करते थे मशीन लेवल कोड में, सिस्टम या मशीन या सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता था और इस तरीके से लाइन बाई लाइन हम लोग चलते थे। सर उनको अलाउ करना चाह रहे हैं। कौन अरसलान, कौन आना चाह रहा है? जी सर, अबरार और मोहम्मद सलमान। यार ये देखे ना, टाइम मैंने बताया हुआ था तो अब मैं जल्दी करें जी। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन था प्लीज। सर पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर की एग्जांपल है, कह सकते हैं उसे? पाइथन नहीं, पुराने वाली पाइथन आप कह सकते हैं, अब वाली नहीं। पुराने जो पाइथन था ना, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट, उससे पहले हमारे पास जो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग होती थी ना जी, डेफिनेटली वो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटर। क्योंकि सर वो भी उसकी तरह जस्ट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसलेट करती है, रीड करती है पाइथन भी। हाँ जी, हाँ जी, बट मैं वही कह रहा हूँ, अब तो पाइथन की भी हमारे पास कंपाइलर आ गए हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट हम लोग वो बता रहे हैं कि हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को किस तरीके से लिखते हैं। सिंपली आप सब लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होगा जी। हमारे पास एक इनपुट्स होती हैं, इनपुट से मुराद ये कि हम लोगों ने काम क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ। इनपुट से मुराद ये कि मैं कहता हूँ जी मुझे ऐसा करें, मैं यूज़र से एक इनपुट लूँ और यूज़र से एक इनपुट लूँ और मैं फॉर एग्जांपल वो इनपुट देता है मुझे 4, तो मैं 4 का टेबल 10 तक प्रिंट करके दूँ, ठीक है। तो इनपुट हो गया 4, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना। प्रोसेसिंग क्या होगा, ज़रा जल्दी जल्दी मेरे साथ अटेंटिव हो जाए। प्रोसेसिंग क्या होगी, हम एक कुछ इंटीजर डिक्लेयर करवाएंगे और एक इंटीजर कहेंगे कि सी आउट करेंगे कि यूज़र को कहेंगे कि वैल्यू इन करे। जो वैल्यू है वो हम लोग एक इंटीजर इनपुट में या एक इंटीजर में स्टोर करवा देंगे। स्टोर करवाने के बाद एक फॉर लूप लगाएंगे। आप लोगों ने लूप पढ़ लिया? यस सर, पढ़ा हुआ है सर। गुड। फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे और हम फॉर लूप को कहेंगे भाईजान अच्छा 10 तक तुमने जाना है और हर दफ़ा तुमने क्या करना है, जो तुमने नंबर यूजर से इनपुट लिए हुए है वो नंबर, फॉर एग्जांपल वो नंबर है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवा देना है। फिर 2 से तब तक प्रिंट करवाते रहना है जब तक कि तुम्हारी पास लूप की एंड वैल्यू ना आ जाए, और एंड वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल 10 है। तो
तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग होगी और उसकी फाइनली आउटपुट क्या होगी जी, जब हम उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास इनपुट लेता नजर आ रहा होगा, एक टेबल प्रिंट करता नजर आ रहा होगा। ये जो मैं जितनी लॉजिक बता रहा हूँ ये तमाम लॉजिक मेरे पास नजर नहीं आ रही होगी, तो डेफिनेटली हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग या हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह करते हैं जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है मेरे पास, और उसकी आउटपुट होती है। किसी को आइडिया ये ह्यूरिस्टिक क्या होता है? एनीवन प्लीज? बहुत आसान है, आप लोगों ने, आप टर्म शायद चेंज होगी लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में। किसी को प्लीज? चलिए मैं और आसान कर दूं, किसी को एल्गोरिथम्स का पता है? यस कौन बताएगा? शाबाश। सर मैं बताऊं? जी जी। सर जब हमें प्रोग्राम लिखना होता है तो हम उसका सीडो कोड लिखते हैं, जिसमें मतलब हम लोग अपनी आसानी के लिए या जो पढ़ रहा होता है उसके बताने के लिए कि किस तरह अब अपने मतलब क्या करेंगे। और वो सीडो कोड जो होता है मतलब उसका एल्गोरिथम हम लिखते हैं पूरा कि हम लोग इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं, और मतलब यूजर जो भी होता है कि मतलब यूजर को आसानी से वो पढ़ सके। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी हमजा आप बताओ। सर एल्गोरिथम एक प्रोसीजर फार्मूला होता है सर, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं सर, जो हम आगे जो प्रोग्राम लिखना है ताकि हमारे लिए बाद में प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। एक्सीलेंट। इन सिंपल वर्ड्स हम ये जी अब्दुल रहमान, मैं आपसे बारह कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा होता है जी, हम उस प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वे से सॉर्ट आउट करने में, सोल्यूशन फाइंड आउट करने में उसका कोई ना कोई हल निकाल रहे होते हैं कि जी इस मसले को हम ऐसे, फॉर एग्जांपल लूप से पहले अगर मैं कौन जी 4 का टेबल प्रिंट करना होता तो हम क्या करते, हम सी आउट की कोई 10-11 लाइनें लिखते, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने ये लूप पढ़ लिए तो फिर हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने इसका सूडो कोड या एल्गोरिथम ऐसे लिखा कि हमने बजान इसको 10-12 लाइनें लिखने की बजाय 4-5 लाइनों में इसको कोड मुकम्मल कर दिया, बिकॉज मेरे पास फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आ चुका था। ह्यूरिस्टिक का मतलब भी यही कुछ इससे मिलता जुलता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके डिफरेंट एंगल से एल्गोरिथम्स लिखना, सूडो कोड लिखना, दैट कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स, जिसको हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस। हम मफरूज़े काम कर रहे होते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स हम डाटा सेट तैयार कर रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल इसका एरिया फाइंड आउट करना है, शेप का एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं कहूँ जी इस एक पॉइंट की वैल्यू ले लें, इस पॉइंट की वैल्यू ले लें, इसकी ले लें, इसकी डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यू ले लें, उस वैल्यूज़ को फिर हम एवरेज एक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और वहाँ से हमें एरिया पता चल जाएगा या सरफेस का आइडिया हो जाएगा, सरफेस कितनी अनइवन है, सो एंड सो फोर्थ। तो दैट कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, लेट मी चेक जी, फाइन। इसमें और एल्गोरिदम में क्या फर्क हुआ फिर? सॉरी, इसमें हेरिस्टिक में और एल्गोरिदम में क्या फर्क एक्सीलेंट, होगा? मैं बताता हूँ एल्गोरिदम और हेरिस्टिक में डिफरेंस क्या है। एल्गोरिदम एक्चुअली आपके पास फाइनल सोल्यूशन होते हैं। एल्गोरिदम से मुराद ये कि मैंने कहा जी 4 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो आप उसका एक सूडो कोड लिखेंगे। आप कहेंगे जी मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करवाऊंगा, यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर को कहूंगा जो इनपुट है वो इन करो, फिर जो इनपुट आई है मैं फॉर लूप एक स्टार्ट करूंगा 0 से या 1 से स्टार्ट करूंगा, 10 तक जाऊंगा, और मैं सिस्टम को कहूंगा कि जो तुम्हारे पास इनपुट आई हुई है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और जो उसका रिजल्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 उसका सामने रिजल्ट प्रिंट करवाते जाओ अप टू 10। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हो गया एल्गोरिथम। अब मैं दूसरा तरीका अब आपके पास आता हूँ। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोरोना की कोई एक मेडिसिन है उसके ऊपर कोई आप हमने सर्च करनी है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमने एक पॉइंट ए पे हैं और पॉइंट एक्स तक जाना है या जी तक जाना है, तो इसके मुझे बताएं किस तरह जाएंगे। तो नाउ यू कैन अज्यूम, यू कैन से कि सर हम हो सकता है रूट ए बी सी डी फलां फलां रूट से जा सकते हैं, हम इस रूट से नहीं इस रूट से दूसरे रूट से जा सकते हैं, हम फोर्थ रूट से जा सकते हैं। आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। एल्गोरिदम क्या करते हैं, आपके प्रॉब्लम का एक एल्गो तैयार होता है, एक सिंगल सॉल्यूशन। बट ह्यूरिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है, यू फाइंड आउट द मल्टीपल वेज, यू फाइंड आउट द डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट वेज टू सॉल्व योर करंट प्रॉब्लम। क्लियर है प्लीज? ठीक है सर। सर एल्गोरिदम भी तो काफ़ी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मतलब हम किसी में कोई लॉजिक लगा रहे होते हैं, किसी में कोई लॉजिक लगा रहे होते हैं। मैं जुनेद आपको थोड़ा सा, हम जिसमें जो भी लॉजिक लगाए ना जी, हर सॉल्यूशन काइंडली अच्छा जी
मैं अलाउ कर रहा हूँ जी उसे, कहना जल्दी से ज्वाइन कर ले। अच्छा, मैं जुनीद आपका क्वेश्चन का आंसर करूँ। डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, बट आपको ये याद है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सूडो कोड लिखते हैं या एल्गो लिखते हैं, तो फिर उनमें से कोई एक एल्गो लिखते हैं जो हमारे पास फाइनल होते हैं। हेरिस्टिक में और एल्गोज में डिफरेंस ये है कि हम कह रहे हैं एल्गोरिदम जो भी लिखा होगा दैट वुड बी द फाइनल सोल्यूशन, बट हेरिस्टिक में सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा या डिफरेंस इतना सारा होगा दैट हेरिस्टिक में हर एक लिखा हुआ सोल्यूशन गलत नहीं होगा, सोल्यूशन ठीक होगा जी उसका। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने सी आउट की 15 लाइनें लिख दी हैं बार बार सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट, ये कोड ठीक है या गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वही कोड लूप के थ्रू कर दिए बहुत शॉर्ट लाइनों में, ये भी कोड ठीक है। क्लियर है प्लीज? यस सर। अच्छा, अब आते हैं प्लीज ऑब्जेक्ट की तरफ जल्दी से जरा। किसी को आइडिया ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीवन? सानिया आपको आइडिया है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट? जो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे ना फिर मैं उनको एब्सेंट मार्क करता जाऊंगा प्लीज। सानिया। सर हमारे इर्द गिर्द सारी चीज एक ना एक ऑब्जेक्ट है। कोई प्रोग्रामिंग में कोई मैं एग्जांपल उसकी कोड करूं? सर जी जी, मैं सर एक हमारे पास सानिया को पहले एब्सेंट मार्क कर लूं। सानिया ने सिर्फ ज्वाइन किया हुआ तो मतलब एनीवे ठीक है जी, बोलिए आप। सर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, जिसके साथ जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक स्टेट डाटा और कोड के बिहेवियर को शो करता है। गुड, मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल वे में बताऊं। सर लूप को कह सकते हैं ऑब्जेक्ट? जी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सर आप सब लोगों को आइडिया होगा, हम लोगों के पास यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल फीस सबमिट करवाने के लिए एक वाउचर होता है, फिर हमारे पास लीव लेने के लिए एक फॉर्म बना होता है, एक फीस सबमिट करवाने के लिए एक फॉर्म बना होता है, एक छुट्टी लेने के लिए होता है, एक स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए होता है। ये सब लोगों को आइडिया अलग अलग फॉर्म होते हैं। अच्छा, उन फॉर्म में होता क्या एक्चुअली? उन फॉर्म में जो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना जी, जो सब चीज़ें बार बार यूज होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी आप लोगों ने लीव पे जाना है, तो उसके लिए मैं ये नहीं कि मैं आपको कहूँ एक पेज पे अपना नाम लिख कर दो, एक पेज पे रोल नंबर लिखो, एक पेज पे रीजन लिखो, एक पेज के ऊपर आप अपनी लीव लिखो फॉर हाउ मेनी डेज यू नीड योर लीव। ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर ये तो बड़ा अजीब सा काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार आपके जो तमाम ये रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये उठा के हम एक पेज पे ले आते हैं, ठीक है, उस पेज पे ले आते हैं और वो एक मास्टर कॉपी बना लेते हैं। कल को जिसको भी इस तरह की कोई लीव एप्लीकेशन चाहिए होगी या छुट्टी चाहिए होगी तो इसी की एक फोटो कॉपी करेगा, और इस फोटो कॉपी करने का सिर्फ फायदा ये हो जाएगा कि उसको लीव पे अप्लाई करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है मैनेजमेंट को, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी, ये उसमें फिल कर देगा। ठीक है, तो वो दैट एक्चुअली दैट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन उसकी मैं दोबारा बता दूं। ऑब्जेक्ट इन अ वे प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम लोगों ने कोई इस तरह का बड़ा काम करना हो ना जी, उस बड़े काम करने के लिए जो छोटे छोटे हम लोगों को पैरामीटर्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए, जो छोटे छोटे कोड हम लोगों ने करने होते हैं या छोटे काम करने होते हैं, ये तमाम छोटे आइटम, छोटे टास्क, स्मॉल साइज के कोड हम लोग मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है प्लीज? सर जो हमारा पूरा प्रोग्राम होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं अब इसकी थोड़ा सा ब्रॉडर वे में एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को अटेंटिव होकर प्लीज सुनिएगा। हम लोगों ने गाड़ी डिजाइन करनी है फॉर एग्जांपल, उस गाड़ी डिजाइन में पूरा कोड एक लिखा हुआ है, ठीक है, उस पूरे कोड के अंदर अब आपने उस गाड़ी के कुछ टायर फिट करने हैं, किसी ने इंटीरियर लगाना है, किसी ने पेंट करना है, किसी ने उसका इंजन फिट करना है, किसी ने क्या किसी ने क्या, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है ना वो गाड़ी असेंबलिंग है। बट पेंट का ना मैं एक अलग ऑब्जेक्ट बना दूंगा। जब मैं पेंट का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट का मुझे फायदा क्या है, जरा केयरफुली सुन लीजिएगा प्लीज। उसका हमें एडवांटेज ये होगा कि अब मुझे चाहे होंडा की कोई गाड़ी पेंट करनी है, सुजुकी की गाड़ी पेंट करनी है, कोई भी मॉडल पेंट करना है, उसके पेंट करने का तरीकाकार तो सेम होगा ना जी। तरीकाकार से मुराद ये कि जो मैंने रोबोटिक आर्म को या मैंने रोबोट को जो जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसमें जो स्पीड सेट करनी है, उसमें मैंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम्स लिखनी है, उसको जो मैंने तरीका बताना है कि तुमने पेंट करना कैसे, कितनी स्पीड पे ये नोजल मूव करेगी, पेंट कहाँ से फिल होगा, पेंट कितनी स्पीड पे बाहर निकलेगा,
कहाँ पे जाकर तुमने स्टॉप करना है, वो तो सब लॉजिक सेम होगी ना जी। तो पेंट करने वाली जो चीज़ है ना उस पूरे प्रोग्राम में, गाड़ी असेंबली वाले प्रोग्राम में, वो पेंट का मैं एक अलग ऑब्जेक्ट बना दूंगा। सेम इस तरह सर ये फंक्शंस की तरह नहीं हो जाएगा कि जिस तरह हम फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन हमें पेंट करके देगा, शायद करेगा इस तरह। एग्जैक्टली मैं अब इसी सर तरफ आ जिस रहा हूँ। तरह सी आउट हो गया और फॉर लूप, ये सारे होंगे जी ऑब्जेक्ट्स। नहीं मैं वही अभी यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म यूज हुई थी, मैं अभी इसी तरफ आ रहा हूँ। हम कहते हैं जी फंक्शन, हम लोगों ने एक प्रोग्राम में जितने फंक्शन यूज करने हैं ना, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, उन छोटे छोटे फंक्शंस को हम अलग अलग रख लेते हैं, और कब जब हमें फ्यूचर दोबारा वो फंक्शन परफॉर्म करना हो ना जी, तो हमें वो पूरे का पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। हम क्या करेंगे, हम उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, हर बंदे को अलग अलग अपनी लीव एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन हुआ पड़ा है, वो जाएगा, उसकी फोटो कॉपी करेगा। उसकी फोटो कॉपी से मुराद ये कि वो फंक्शन जो बना हुआ है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। फोटो कॉपी हम करवा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तमाम बड़े C++ में ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दें। जी C++ में ऑब्जेक्ट की क्या एग्जांपल है, सुनिएगा प्लीज। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ये है कि जी आपने यूजर से 2 इनपुट ले ली, ये जरा गौर से सुनिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। आपने यूजर से 2 इनपुट ले ली, लेंथ और विड्थ। अब आप कहते हैं कि जी यूजर पे डिपेंड करता है वो क्या ड्रॉ करना चाहता है। यूजर कहते हैं जी मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला यही है ना, 1 डिवाइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेगा। एक सिंगल लाइन पे कॉल करेगा, सिंगल लाइन पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक लेंथ है एक विड्थ है, इनको तुम मल्टीप्लाई करो, उसको 2 पे डिवाइड करो, और जो उसका आंसर आ रहा है वो रिजल्ट में तुम स्टोर करवा दो। अब ये जो 5-6 लाइनें हैं, ये हम लोगों ने एक जगह पे बना ली, एक फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन के छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब फायदा क्या हुआ, जिसने भी कल को ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का करना है, या किसी और शेप का करना है, तो उसके पास 2 इनपुट्स तो आई पड़ी हैं, वो उस शेप का सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल करेगा और उसके पास वो उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। प्लीज क्लियर है, मैं रिपीट करूं कोई और एग्जांपल के साथ? सर इसका मतलब ये है ना कि वो जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ब्लॉक ऑफ कोड, वो ऑब्जेक्ट है। जी एग्जैक्टली, जो डिफरेंट हमने ब्लॉक ऑफ कोड एक दफा लिख लिए ना, बार बार उन कोड्स को ना लिखना पड़े, हम लोग उनके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सर फंक्शन और ऑब्जेक्ट एक ही चीज हो गई फिर? जी मैं बताता हूँ, नहीं फंक्शन और ऑब्जेक्ट एक चीज नहीं होगी, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। फंक्शन और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि जो आपके फंक्शन है, फंक्शन आपके एक ही क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्लासेस नहीं पढ़ी ना। ठीक है, ये इन सिंपल वर्ड्स, फंक्शंस जो हैं आपके एक सिंपल मेन वाली, जो आपने वॉइड मेन तो पढ़ा हुआ है ना जी? यस सर। आपके जी आपके जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ मेन वाली ब्रैकेट में यूज हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं यूज हो सकते, मतलब उसमें कॉल हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने 2 प्रोग्रामिंग की फाइलें खोली हुई हैं, दोनों पे प्रोग्रामिंग करें, तो आपको पता है दोनों फाइल्स इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, एक फाइल वाले फंक्शन दूसरी फाइल में आप कॉल नहीं कर सकते, एक फाइल के अंदर तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का ये फायदा होता है कि यूनिवर्सल होते हैं। आपका इवन एक फाइल में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और आप 99th नंबर के ऊपर कोई और फाइल ओपन कर रहे हैं, तो उस फाइल में भी अगर आपको वो फंक्शन चाहिए, तो आप वो फंक्शन किस शेप में यूज कर सकते हैं जी? ऑब्जेक्ट की शेप में यूज। एग्जैक्टली। एक बात, दूसरी बात, बड़ा डिफरेंस, आपका कोई भी फंक्शन वैल्यू स्टोर नहीं करता, या वैल्यू स्टोर करके आगे पास नहीं करता। ऑब्जेक्ट सेम काम वही करेगा, लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है कि ये आपसे वैल्यू रिसीव भी करते हैं और आगे पास भी करते हैं। क्लियर सर है? हम फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल करके तो उसको तो पास कर सकते हैं वैल्यूज। जी स्टिल वो रहेगा तो फंक्शन ना डियर। जी सही। तो फिर भी फंक्शन जी। सर हम इसकी ये एग्जांपल दे सकते हैं कि स्ट्रिंग टाइप के डाटा को जब हम प्लस करते हैं तो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, और जब हम इंटीजर को प्लस करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चलिए मैं इसके आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा जी, मैंने यूजर को कहा आपने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, उसने कहा जी 4 का टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है जी, तो इसके लिए तो मैंने टेबल वाला एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जो था वो कॉल किया, उसने यूजर से इनपुट ली और टेबल प्रिंट कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन का काम। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ।
ऑब्जेक्ट एक काम के लिए नहीं बना हुआ होता, ऑब्जेक्ट मल्टीपल्स काम के लिए बना होता है। मैं इसको थोड़ा सा और अगर एलेबोरेट करूं, एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, और फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कीप इन माइंड, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, और कौन से फंक्शंस को कॉल करते हैं? जो रिलेटेड होते हैं। हमें ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम कह रहे हैं जो रिलेटेड चीजें होंगी उन तमाम चीजों को, वो चाहे मेन का पार्ट है उसमें, चाहे समझ लें लूप हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, कुछ भी होगा, जो रिलेटेड टास्क हैं 4 5 6 8 10 टास्क जो हैं, उन सब लोगों उन तमाम टास्क को मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट एक्चुअली मेरे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, मैं वन टाइम लिखता हूँ और उसके बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक बात। दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने डिक्लेयर किया, कॉल किया, तो ऑब्जेक्ट यूजर से वैल्यू रिसीव भी करता है और आगे पास भी करता है। क्लियर है प्लीज? सर पास से मुराद आउटपुट है? जी, पास से मुराद है, मैं आपको बताता हूँ जी, सुनिएगा। पास से मुराद ये कि मैंने जी एक पेंट का फंक्शन कॉल किया, ऑब्जेक्ट कॉल किया, वो मेरी गाड़ी को पेंट करवा रहा था। उस पेंट के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तमाम तरह ऑपरेशंस परफॉर्म होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ने जब वो पेंट का फंक्शन परफॉर्म कर लिया, तो उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पेंट के अंदर ही मैंने कहा जी कोई लोगो भी प्रिंट होना था किसी गाड़ी के ऊपर, ठीक है, तो वो कितना पोर्शन पेंट हो गया, कितना पोर्शन बीच में से उसने छोड़ देना है, और जितनी बॉडीज पेंट हो गई है उसको आगे फर्दर लोगो प्रिंट होने के लिए भिजवा दे, ये तमाम चीजें ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन आगे पास भी कर रहे हैं। क्लियर है प्लीज? यस सर। अच्छा, मैं नेक्स्ट हम देखते हैं ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक वैसे दी हुई है चीजें। प्रोग्रामिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? एट्रीब्यूट से मुराद ये कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का कलर है, डोर्स हैं, टायर्स हैं, इन तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को किसी न किसी वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है ना जी। उन वेरिएबल से हमें पता चलेगा कि तुम सुजुकी लियाना की बात कर रहे हो, तुम GLI की बात कर रहे हो, तुम ट्रैक्टर की बात कर रहे हो या बड़े ट्रक की बात कर रहे हो। सो एट्रीब्यूट्स ये होते हैं जी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, एट्रीब्यूट से मुराद ये कि उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन एस्पेक्ट्स हैं गाड़ी के, जो एट्रीब्यूट्स ये हो गए। ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे जी? कोई किसी को प्लीज आइडिया? नोज, आईज, एक्सीलेंट, ईयर। एक्सीलेंट, हाँ, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है एक्चुअल लॉजिक छुपा कर रखना लेकिन फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करना। इसकी कोई एग्जांपल है किसी के पास? कोई आइडिया? मैं फिर एग्जांपल कोड करता हूँ। अगर मीटिंग एंड हो गई तो मैं आपके साथ 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 दूसरा लिंक भी अभी शेयर कर देता हूँ, बल्कि तब तक मुझे प्लीज इनकैप्सुलेशन के ऊपर कोई बता दे, किसी को कोई आइडिया होगा? अच्छा, इनकैप्सुलेशन से मुराद ये भी हम सर लोग जो exe फाइल की जो आपने एग्जांपल दी थी सर, वो इनकैप्सुलेशन में आएगा? वो इनकैप्सुलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने लॉजिक नहीं दी उनको, लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड दे दिया। दूसरी हमारे यस सर। रियल लाइफ में इनकैप्सुलेशन का मकसद ये एग्जांपल ये है, आपके टीवी के रिमोट, आपने अक्सर देखा होगा टीवी के रिमोट से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करते हैं, फाइन, वॉल्यूम अप भी हो रहा था, वॉल्यूम डाउन भी हो रहा था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंदर से वो सर्किट काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं, ठीक है। दैट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अच्छा, मैं सर गाड़ी का जो रिमोट होता है वो भी सर? जी सॉरी सर गाड़ी का जो रिमोट होता है उससे हम लोग करते हैं, वो इसी एग्जांपल में दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन एज वेल, जिसमें वो फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म कर रहा है बट हमारे पास